नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन डायग्राम पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑर्गन डायग्राम पार्ट 1 के अंतर्गत बताया था कि ऑर्गन डायग्राम क्या होता है और अष्टफलकीय क्षेत्र में D1, D4, D6 एवं D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ऑर्गन डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु ये रहेगा कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में यानी टेट्राहेड्रल फील्ड में D1, D4, D6 एवं D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ऑर्गन डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। और आज का दूसरा बिंदु हमारा यह रहेगा कि इस ऑर्गन डायग्राम की लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या है। तो इन दो बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बराबर नोट करते रहिए, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र में चतुष्फलकीय क्षेत्र में D1 तथा D9 के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में D1 तथा D9 के लिए ऑर्गन डायग्राम बनाना। तो देखिए, चतुष्फलकीय क्षेत्र में D1 और D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऑर्गन डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन बना देनी है इस तरह से, ठीक। और उसके बाद में एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से बना देनी है, यानी एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी है, ठीक। अब यहां लिख दीजिए 0 और इधर लिख दीजिए क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता। क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता जो इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है। और इस साइड में लिख दीजिए क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता। क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, यानी जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं तब यह क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये जो क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। आने वाला लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना प्रबल होगा, उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। यानी इधर क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता तो इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है और इधर भी क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता तो इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें D1 और D9 के लिए बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हालांकि हम इन दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों को एक साथ बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सेम होगी और इन दोनों के लिए जो ऑर्गन डायग्राम आएगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसलिए जब हम इन दोनों के लिए ऑर्गन डायग्राम एक साथ बना रहे हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो देखो, इधर हम बना देते हैं D1 के लिए और इस साइड में हम बना देते हैं D9 के लिए, ठीक। अब देखो, D1 के अंदर जो पद की स्प्लिटिंग है वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर। इलेक्ट्रॉन
ट्रांजिशन कंसेप्ट, ठीक। और D9 के अंदर जो पद की स्प्लिटिंग है क्रिस्टल क्षेत्र में वो होती है होल ट्रांजिशन यानी छिद्र स्थानांतरण सिद्धांत, होल ट्रांजिशन कंसेप्ट, यानी होल से छिद्र, यानी छिद्र का ट्रांजिशन होता है यहां, और यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ठीक। अब देखो इन दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है D1 और D9 के लिए, ये हमने इसे पहले वाले वीडियो में देखा था। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सेम होती है और वो होती है 2D। क्या होती है? 2D, ठीक। नहीं तो आप निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले से, 2s + 1l, इस फॉर्मूले के द्वारा हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल भी सकते हैं, और चाहो तो आप सीधा याद भी रख सकते हो। यानी D1 और D9 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो सेम होती है और वो होती है 2D, ठीक। अब देखो इसकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगी D1 की कंडीशन में, और D1 की कंडीशन में जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर। तो देखो यहां क्या होता है कि जिस प्रकार से टेट्राहेड्रल फील्ड में D कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से यहां D1 की स्थिति में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर इस 2D टर्म की स्प्लिटिंग होगी। हमने एक पहले की वीडियो में यह जाना था कि जब चतुष्फल के क्षेत्र में D कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है तब D कक्षक भिन्न ऊर्जा स्तर वाले दो समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें जो आपके T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी T2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं और जो E ऑर्बिटल है वो लो एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से टेट्राहेड्रल फील्ड में D कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से यहां 2D जो टर्म है उसकी D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कंडीशन में स्प्लिटिंग होगी। तो देखो कैसे, तो यहां हम बेरी सेंटर बना देते हैं, ठीक, और इधर भी आप बेरी सेंटर बना दीजिए, ठीक। अब देखो यहां जब स्प्लिटिंग होगी तो हाई एनर्जी लेवल पे कौन जाएगा? हाई एनर्जी लेवल, क्योंकि हम पहले अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जब चतुष्फल के क्षेत्र में D कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है तो जो T2 ऑर्बिटल होते हैं 3 वो हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं और जो E ऑर्बिटल होते हैं 2 वो लो एनर्जी लेवल पे आते हैं। तो ठीक वैसी स्प्लिटिंग यहां होगी। तो देखो हाई एनर्जी लेवल पे कौन जाएंगे? हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे T2। तो देखो इस तरह से, और लो एनर्जी लेवल पर कौन आएंगे? E, इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं इस तरह से। देखो तो यहां तो क्या लिखेंगे अपन? यहां लिखेंगे T2 और यहां लिख देते हैं 2, ठीक। और यहां हम लिखेंगे E और यहां लिखेंगे 2। अब यहां एक बात ध्यान देना जो आप अक्सर गलत कर देते हो, यहां आपको T2G नहीं लिखना है और ना यहां आपको G लिखना है, क्योंकि G का मतलब होता है जिरेड, जिरेड का मतलब समसमिति। तो G का जो प्रयोग है वो केवल अष्टफलकीय ज्योमेट्री के लिए ही किया जाता है, क्योंकि जो अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है उस अष्टफलकीय ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का जो अष्टफलकीय ज्यामिति होती है वो सममित होती है, इसीलिए अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए हम G का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अतः ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ये सममित नहीं होती है। अतः इस ज्योमेट्री के लिए हम G का उपयोग या G का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना यहां आपको T2G नहीं लिखना है और ना यहां आपको EG लिखना है, ठीक। सिर्फ E और सिर्फ T2, और T और E दोनों कैपिटल लिखना, ये भी ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, ठीक। तो इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है।
अब देखो यहां क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है आपका, ये एनर्जी गैप होगा +4dq, +4dq। और ये जो आपका एनर्जी गैप होगा ये होगा आपका -6dq। ठीक, तो इस तरह से D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चतुष्फल के क्षेत्र में ये ऑर्गन डायग्राम बनाया जाता है। अब हम बना रहे हैं D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चतुष्फल के क्षेत्र में ऑर्गन डायग्राम। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां जो D1 के लिए ऑर्गन डायग्राम है, इसके ठीक अपोजिट D9 के लिए ऑर्गन डायग्राम बनेगा। अर्थात यहां क्या होगा, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, वो हो रहा है 2e से 2t2 के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन यहां होगा होल का ट्रांजिशन। तो यहां होल का जो ट्रांजिशन होगा, वो होल का ट्रांजिशन होगा आपका T2 से E के अंदर। इसमें होगा T2 से E के अंदर। तो देखो यहां इधर किस तरह से बनेगा ऑर्गन डायग्राम, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी T2 के सामने T2 रहेगा और E के सामने E रहेगा। तो देखो इस तरह से इधर तो ऐसे, और इधर आप ऐसे बना दीजिए इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से ये बन जाता है। तो यहां आपका क्या हो जाता है, यहां आपका हो जाता है E, और यहां लिख दीजिए 2, और इधर लिख दीजिए आप T2, और यहां भी लिख दीजिए 2। ठीक, तो यहां 2 क्या है, यहां 2 है स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान। अब देखो यहां एनर्जी गैप कितना होगा, यहां देखो ये एनर्जी गैप, और एक देखो यहां इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ा लो। ठीक, तो यहां आपका क्या हो गया, यहां आपका हो गया T2 और यहां हो गया 2। ठीक, तो देखो यहां एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यहां आपका जो एनर्जी गैप है वो है आपका +6dq, और ये यहां जो एनर्जी गैप, देखो ये एनर्जी थोड़ा कम रहना चाहिए, तो इसको थोड़ा और सही बनाओ। ये सही बना नहीं है यहां, क्योंकि ये एनर्जी गैप नीचे वाला कम है, तो आप इस तरह से बनाओ ऐसे। ठीक, तो ऐसे, तो यहां हो गया आपका T2, यहां 2, और यहां आपका जो ये एनर्जी गैप है ये है आपका -4dq। ठीक, तो इस तरह से ये आपका ऑर्गन डायग्राम हो गया, किसके लिए, चतुष्फल के क्षेत्र में D1 और D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। देखो इधर जो डायग्राम बना है इसका ठीक अपोजिट इधर बना है। यहां आपको ये ध्यान ही रखना है, E के सामने E रहेगा और T के सामने T रहेगा। इधर देखो D1 के लिए जो स्प्लिटिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर, और इधर जो स्प्लिटिंग हो रही है होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार, क्योंकि यहां होल का ट्रांजिशन हो रहा है। होल का किससे हो रहा है, T2 से E में हो रहा है, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है E से T2 के अंदर। तो इस तरह से हम यहां D1 और D9 के लिए चतुष्फल के क्षेत्र में ऑर्गन डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए, अब हमें मान लीजिए D6 के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है, D6 के लिए, और हमें D4 के लिए बनाना है। तो इनके लिए ऑर्गन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो देखो जब हम D6 के लिए चतुष्फल के क्षेत्र में ऑर्गन डायग्राम बनाएंगे तो ये ऑर्गन डायग्राम D1 की भांति बनेगा, क्योंकि यहां भी पद की स्प्लिटिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी। सिर्फ अंतर ये होगा कि D1 के लिए तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, 2D। ठीक,
जबकि D6 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो आपकी होगी 5D। क्या होगी? 5D। तो जब हम D6 के लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हम यहां क्या लिख देंगे? 5D लिख देंगे। बाकी ये स्प्लिटिंग सेम होगी। क्या होगी? ये स्प्लिटिंग सेम होगी। और इसी प्रकार से D4 देखो, तो जब हम D4 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे तो वो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगा आपका, देखो वो आएगा 5D। तो जब हम D4 के लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे चतुष्फलकीय के क्षेत्र में तो इसी तरह से बनेगा, सिर्फ यहां क्या आ जाएगा? 5D आ जाएगा। और स्प्लिटिंग इसी तरह से होगी क्योंकि यहां भी क्या होगा? होल का ट्रांजिशन होगा और इधर D6 के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो देखो D6 और D4 इन दोनों का ग्राउंड स्टेट टर्म तो सेम है, लेकिन इन दोनों के जो ऑर्बिटल डायग्राम आएंगे वो इन दोनों की तरह एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ये ध्यान रखना। तो हम D6 और D4 के लिए चतुष्फलकीय के क्षेत्र में ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। अब देखो आप यहां एक बात नोट कीजिए, मैंने बताया कि यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और यहां होल का ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप समझिए कब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, कब होल का ट्रांजिशन होता है। हालांकि मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होल का ट्रांजिशन होता है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा समझा देता हूं इस बात को कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जब D कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है तो D कक्षक भिन्न ऊर्जा स्तर वाले दो समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखो मान लीजिए ये 5 D कक्षक है, ठीक? क्या ये 5 D कक्षक है और इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो स्प्लिटिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है? 3 D कक्षक हाई एनर्जी लेवल पे चले गए मान लीजिए, ठीक है, और 2 D कक्षक सपोज कीजिए लो एनर्जी लेवल पे आ गए, ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लो एनर्जी वाले कक्षकों से हाई एनर्जी वाले कक्षकों में जाते हैं, ठीक। अगर देखो ये दोनों कक्षक या तो अर्ध भरे हुए या पूर्ण भरे हुए, यानी यहां की जो कंडीशन है अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल कब होगी? अगर देखो या तो यहां मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, ठीक, या फिर यहां देखो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये जो नीचे वाली कंडीशन है, ये नीचे वाली कंडीशन अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल कब होगी? सिमेट्रिकल तब होगी कि ये जो कक्षक है या तो सभी कक्षक अर्ध भरे हुए या सभी कक्षक पूर्ण भरे हुए, तो उस कंडीशन में ये जो कंडीशन होगी ये होगी सिमेट्रिकल। और जब ये कंडीशन सिमेट्रिकल होती है तो उस कंडीशन में होल का ट्रांजिशन होता है। ध्यान रखना किसका होता है? होल का ट्रांजिशन। अब देखो मान लीजिए यहां हम ले रहे हैं, देखो D9, क्या ले रहे हैं? D9 ले रहे हैं। तो हमें पता है कि D9 के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना। तो देखो हम D9 ले रहे हैं और हम ले रहे हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र के अंदर। तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्या होता है? स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है कि चतुष्फलकीय क्षेत्र के अंदर जो हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं वो जाते हैं आपके T2 ऑर्बिटल, और जो E ऑर्बिटल है वो लो एनर्जी लेवल पे आते हैं, ठीक, यही होता है। अब देखो यहां अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने, समझे अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखो किस तरह से भरते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये क्या है? सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। तो जब देखो लो एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये या तो पूर्ण भरे हुए होते हैं या सभी अर्ध भरे हुए होते हैं, यानी जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल सिमेट्रिकल कंडीशन में होते हैं तो उस कंडीशन में होल का ट्रांजिशन होता है। अब यहां क्या होगा? देखो अब यहां देखो एक होल है, ठीक है, एक क्या है? होल है। तो ये होल क्या करेगा? ये होल यहां से यहां आ जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है? यहां होल का ट्रांजिशन हो रहा है। तो होल का ट्रांजिशन किस में हो रहा है? T2 से
ई में हो रहा है। तो यही मैंने लिखा है, देखो होल का जो ट्रांजिशन हो किससे हो रहा है, T2 से ई में हो रहा है। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब ये जो लो एनर्जी लेवल के डी कक्षक होते हैं, ये अगर या तो पूर्ण बरे में है या अर्ध बरे में है, यानी लो एनर्जी लेवल के जो कक्षक हैं ये सिमेट्रिकल कंडीशन में है सारे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि होल का ट्रांजिशन होता है। और अगर ये सिमेट्रिकल कंडीशन में नहीं है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो इस प्रकार से यानी जब पद की स्प्लिटिंग होती है तो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होती है या फिर होती है होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर कब होता है, D1, D2, D6 और D7। और होल ट्रांजिशन कंसेप्ट कब होता है, D3, D4, D8 और D9। क्योंकि जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे तो यहां क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और जब यहां सिमेट्रिकल कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में होल का ट्रांजिशन होगा, न कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। तो इस प्रकार से चतुष्फल के क्षेत्र में D1, D9, D6 और D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम ऑर्गल डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। अब देखो इस ऑर्गल डायग्राम की लिमिटेशंस क्या है। ऑर्गल डायग्राम की सीमाएं क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। लिमिटेशन ऑफ ऑर्गल डायग्राम्स, लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गल डायग्राम, यानी ऑर्गल डायग्राम की सीमाएं। तो देखो ऑर्गल डायग्राम की मुख्य दो सीमाएं हैं, दो लिमिटेशन है इसकी। एक लिमिटेशन तो यह है कि ये जो ऑर्गल डायग्राम है यह केवल स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यह केवल स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखो एक लिमिटेशन तो यह है कि ये जो ऑर्गल डायग्राम है, ये ऑर्गल डायग्राम केवल स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब देखो इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है, यह है केवल वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में ही एप्लीकेबल होता है। तो देखो दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये जो ऑर्गल डायग्राम है, ये ऑर्गल डायग्राम केवल दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति में ही एप्लीकेबल होता है, यानी उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये ऑर्गल डायग्राम की दो लिमिटेशंस यानी दो सीमाएं होती हैं। अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो आप क्वेश्चन लिखिए, D4 एवं D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऑर्गल डायग्राम बनाइए। दोबारा सुनिए, D4 एवं D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऑर्गल डायग्राम बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू।